अब देखो, जो फर्स्ट टर्म अपन लोग डिफाइन करने जा रहे हैं ना यहाँ पे, वो डिफाइन करने जा रहे हैं करंट। अब देखो, किसी भी चीज से या किसी भी कंडक्टर से अगर करंट पास कर रहा है तो करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? एमीटर। पढ़ा है तुम लोगों ने? एमीटर सर। एमीटर। हम्म। एमीटर। एमीटर करके एक डिवाइस होता है सर। यस सर। तो अगर मुझे करंट को मेजर करना है तो जो हम डिवाइस लेते हैं वो हमारा ए मीटर होता है कि नहीं होता है? सर एमीटर। अच्छा, अब ये क्या बताता है? अगर मान लो कोई सर्किट है और सर्किट में हमने एमीटर लगा दिया और वो एमीटर अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? करंट पास हो रहा है। इसका मतलब है कि उस सर्किट में करंट पास कर रहा है। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि हमारे पास एक रॉड है और हम लोग जिस रॉड की बात कर रहे हैं ना वो रॉड कंडक्टर है, तो हमारे पास एक रॉड है और ये रॉड हमारी क्या है? कंडक्टर। अच्छा, रॉड अगर कंडक्टर होगी तो इस रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे? अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है तो बताओ उस कंडक्टिंग रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। और ये जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बताओ रैंडमली मूव कर रहे हैं कि नहीं मूव कर रहे हैं? यस सर। हाँ। जैसे मैं अगर बोलता हूं कि यहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन चला, कुछ ऐसा चला। अच्छा, ये तो मुझे, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्यों चल रहा है? सर कोई क्योंकि मैग्नेटिक उसका फील्ड होगी। अरे पागल हो तुम, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। देखो, न्यूक्लियस से जब इस बॉन्ड ज्यादा अच्छा नहीं। नहीं नहीं, जब इस कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं तो इस कंडक्टर को जब हमने रखा, मान लो रूम में लाके रखा, तो बताओ उस रूम का कुछ टेम्परेचर है कि नहीं? यस सर। हाँ। और हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो टेम्परेचर है उसके कारण वहां पे काइनेटिक एनर्जी आती है। उसका फॉर्मूला होता है 3/2 kT। अच्छा, के क्या होता है तुमने पढ़ा नहीं होगा? के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी वहां पे होता है टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर केल्विन में लिया जाता है। ये फॉर्मूला पढ़ते हो केमिस्ट्री में तुम लोग। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जिस कंडक्टिंग रॉड की बात कर रहे हैं बताओ उसका टेम्परेचर है कि नहीं? हाँ। तो टेम्परेचर के कारण बताओ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आई कि नहीं है? हाँ। और इतनी अगर काइनेटिक एनर्जी आई है तो ये काइनेटिक एनर्जी लेके उसके इलेक्ट्रॉन कुछ स्पीड से क्या होंगे? चलना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम जिस कंडक्टर की बात कर रहे हैं उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन चल रहा है और इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से चलता है उस वेलोसिटी को हम लोग थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सर हाँ। मैंने बोला कि हमारे पास कोई भी कंडक्टर है तो वो कंडक्टर किसी टेम्परेचर पे है, तो उस टेम्परेचर के कारण कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं थर्मल काइनेटिक एनर्जी। और इस थर्मल काइनेटिक एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाती है? इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है स्पीड। इतना क्लियर हुआ? हाँ। अबे हाँ है ना? और ये जो स्पीड होती है ना, ये स्पीड बहुत हाई होती है। इसकी अगर स्पीड देखोगे तो ये 10⁶ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में होती है। समझ में? तो इलेक्ट्रॉन स्लोली नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर बहुत फास्ट चल रहा है। 10⁶ मीटर पर सेकेंड का ऑर्डर है। इसका मतलब है कि एक सेकेंड में बताओ ये अप्रोक्सीमेटली कितने किलोमीटर चलेगा?
1000 किलोमीटर चलेगा कि नहीं चलेगा? Yes. हाँ इसका मतलब तुम ये सोचो कि अगर यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन दिल्ली पहुंच जाएगा 1 सेकंड के अंदर। Yes, sir. हाँ सर तो रूम के अंदर है ना, क्या? अरे तो दिमाग, इलेक्ट्रॉन तो पैक्ड है ना, फिर वो कहाँ से जाएगा? अरे तो तेरे को भेज देते हैं 10⁻⁶ से। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि ये स्पीड छोटी है या बड़ी है। 1 सेकंड में कोई चीज 1000 किलोमीटर कवर कर रही है तो वो तेज चल रही है, स्लो चल रही है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तेज चल रही है, तेज। ना तो इलेक्ट्रॉन मैंने देखा आज तक, ना तूने देखा। देखा इलेक्ट्रॉन तूने अभी तक? यस सर। No. नहीं देखा किसी ने नो इलेक्ट्रॉन सर, अभी तक। सिर्फ फिर बुक में देखा है। हाँ, अब देखो मैंने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से कंडक्टर के अंदर चल रहा है। अब बताओ, कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उस कंडक्टर में एटम्स हैं कि नहीं? यस सर। यस हाँ भाई फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी एटम से क्या हो गया, बाहर निकल के आ गया। और एटम से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया तो उस एटम को हम आयन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ हाँ और ये फिक्स्ड है कि नहीं है? तो अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन चला, उसको पाथ में यहां पे क्या मिल गया? आयन या एटम मिल गया। तो अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट चल पाएगा क्या? नहीं। इसको ये टकराया, टकराने का जिसने अपना पाथ क्या कर लिया, चेंज कर लिया, या ऐसा रिबाउंड कर गया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर इसको पाथ में क्या होगा, कोई दूसरा एटम मिल जाएगा। फिर एटम मिलेगा तो ये फिर से यहाँ पे क्या होगा, रिबाउंड कर जाएगा। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताओ ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं कि नहीं मूव कर रहे हैं? Yes. यस तो जब भी हम किसी कंडक्टर की बात करेंगे तो उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं। किसके कारण ये मूव कर रहे हैं? ड्यू टू इट्स थर्मल काइनेटिक एनर्जी। जिस वेलोसिटी से वो चलते हैं उस वेलोसिटी को हम लोग थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो? क्लियर हुआ? यस सर। हाँ सर अच्छा, अब तुम इमेजिन करो कि हमारे पास एक स्टील की रॉड है, स्टील की रॉड या लोहे की रॉड है, और उसके एंड पे हमने यहां पे एक इंस्ट्रूमेंट एमीटर लगा दिया। अब बताओ, घर में एक रॉड है या चम्मच है, कुछ भी है, और उसके दो एंड पे हम एमीटर लगा दें, तो एमीटर क्या शो करेगा? जो एमीटर रहता है वो शो करता है नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अभी उसमें कोई करंट पास नहीं कर रहा। जैसे ही करंट पास करेगा तो ये एमीटर वहां पे क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं करेगा? Yes. तो अगर हमारे पास कोई रॉड पड़ी है और उसके एंड पे हम ए मीटर के दो टर्मिनल को लाके कनेक्ट कर देंगे तो ए मीटर वहां पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रॉड से कोई करंट पास कर रहा है क्या? नहीं नहीं। अब हमने क्या किया, हमने यहां से बोला कि मान लो ये क्रॉस सेक्शन है, ये यहां पे क्रॉस सेक्शन है, और ये क्रॉस सेक्शन किसका है? ये क्रॉस सेक्शन है रॉड का। अब ये रॉड का क्रॉस सेक्शन है। अब इस रॉड से क्या हो रहा है, इस रॉड का जो क्रॉस सेक्शन है उससे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं कि नहीं मूव कर रहे हैं? यस लेकिन करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो होना। समझ में? यस सर। अगर मैं बोल रहा हूं कि मान लो, अगर मैं बोल रहा हूं कि 10 आदमी खड़े हैं, अगर मान लो ऐसे हमारे 10 आदमी खड़े हैं और ये सभी की सभी कहां चलना स्टार्ट कर दें, राइट की ओर, तो बताओ ये पर्टिकुलर डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ चलने का? यस। हाँ Yes. तो जो हमने रॉड का क्रॉस सेक्शन लिया है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन बताओ राइट से लेफ्ट जा रहे होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो रैंडमली है। यस। अच्छा बताओ, हम क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं और हमें दिखाई देता है कि
इधर मान लो 100 लोग हैं और इधर साइड भी 100 लोग हैं। कुछ टाइम बाद 5 लोग इधर से इधर चले गए और 5 लोग इधर से इधर आ गए, तो अब तुम क्या बोलोगे? तो भी सेम सिचुएशन। इक्वल है। सेम है, तो हम ये बोल पाएंगे क्या कि पर्सन का किसी डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ? नहीं सर। भाई किसी डायरेक्शन में मूवमेंट का मतलब हो गया कि यहाँ पे या तो पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ना स्टार्ट कर दे और यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन घटना स्टार्ट कर दे। अब क्या हो रहा है, मान लो 5 पर्सन लेफ्ट टू राइट गए, तो उसी टाइम पे 5 पर्सन राइट टू लेफ्ट गए, तो हम बोलेंगे नेट मूवमेंट 0 हुआ कि नहीं 0 हुआ? यस सर। हाँ तो इस रॉड से अभी कोई करंट पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब है अगर 100 इलेक्ट्रॉन किसी टाइम पे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो उसी टाइम पे उतने इलेक्ट्रॉन राइट टू कहां जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट 0 है कि नहीं 0 है? हाँ यस। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, यही रॉड थी और रॉड के एंड के अक्रॉस हमने क्या किया, एक बैटरी को लाके कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी क्या होती है, उसकी वर्किंग क्या होती है, वो सब अपन हायर क्लास में पढ़ते हैं। अभी केवल इतना ध्यान रखना है कि बैटरी की जब हम बात करते हैं तो वहां पे उसके 2 टर्मिनल होते हैं। जो बड़ी वाली प्लेट होती है वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट होती है और जो छोटी वाली होती है वो क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है। तो बेसिकली हम बोलते हैं कि ये हमारी क्या है, हायर पोटेंशियल प्लेट है और ये हमारी क्या है, लोअर पोटेंशियल प्लेट। तो जब हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी क्या है, तो बैटरी किसी कंडक्टर के अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। अगर कोई तुमसे पूछता है कि बैटरी करती क्या है, तो बैटरी ध्यान ना एसी सोर्स नहीं है, जब हम बैटरी की बात करते हैं डीसी सोर्स है। डीसी सोर्स का मतलब वो सोर्स जो डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है। डायरेक्ट करंट का मतलब हुआ कि इसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा। तो यहां पे जो हम बैटरी की बात करते हैं तो जैसे हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी कंडक्टर के अक्रॉस क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। और ध्यान है, जिस एंड से पॉजिटिव एंड कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से सेटअप होगी। अब इसका रीजन क्या है, वो चार्ज पर डिपेंड करता है। तो अभी केवल तुम्हें यह ध्यान रखना है कि जिस एंड से हमने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को कंसिडर की, पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट किया है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहां शो करेंगे, दूसरे एंड की ओर शो करेंगे। तो जैसे ही हमने बैटरी को लगाया, बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वहां पे फील्ड आ गई। लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था कि ये अगर हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पे है, तो वहां पे इतना मैंने बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाते हो तो पोटेंशियल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? यस। हाँ तो अगर V1 बड़ा है, अगर हमें मालूम है कि V1 बड़ा है, V2 छोटा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर सेटअप हुई कि नहीं सेटअप हुई? यस अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो करती क्या है, तो हमने इतनी चीजें इसमें इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ी थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को लाके प्लेस करें, तो बताओ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करता है कि नहीं एक्सपीरियंस करता है? हाँ यस सर। तो अब होगा क्या, जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, अब इस क्रॉस सेक्शन को देखो जरा, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ कि नहीं स्टार्ट हुआ? हाँ और जैसे ही फोर्स लगना स्टार्ट होगा, इसका मतलब है कि ये सभी इलेक्ट्रॉन फोर्स के अलोंग चलना स्टार्ट करेंगे। हाँ अब बताओ इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां बन रहा है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पॉजिटिव लेफ्ट की ओर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसका मतलब है कि अब इस क्रॉस सेक्शन को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो इस क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की ओर मूव कर रहे हैं। अब सभी इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन कहां चलना स्टार्ट कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की ओर चलना स्टार्ट कर देंगे। अरे आया कि नहीं समझ में? हाँ यस।
अब जैसे मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ये मेरा क्रॉस सेक्शन था, अब बताओ इस क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? लेफ्ट की इस क्रॉस सेक्शन से अगर देखोगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो लेफ्ट की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हाँ Yes, sir. और ध्यान रखना है हमारा एजम्पशन क्या है, हमारा एजम्पशन है अब यहाँ पे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसके ऑपोजिट हम पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट कंसिडर करते हैं। समझ में? इलेक्ट्रॉन जहां चलेगा उसके ऑपोजिट हम कौन सा चार्ज का मूवमेंट पकड़ते हैं? पॉजिटिव चार्ज। और ध्यान रखना जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलेगा वही डायरेक्शन वहां पे करंट का होगा। तो अब तुम यहां पे आई करंट शो करोगे, लेकिन आई करंट कहां शो करेंगे हम? राइट की ओर शो करेंगे। बोलो इतनी चीज समझ में आई नहीं समझ में आई? तो जब भी हम करंट की बात करेंगे तो करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? करंट को हम बोलते हैं नंबर ऑफ चार्ज, या बोलते हैं चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से एक सेकेंड में कितना चार्ज पास करता है वही हमारा करंट होता है। लिखा है इतना? सर। हाँ सर यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही करंट होगा। हाँ, Yes. करंट समझ में करंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो होना। ये चीज क्लियर हुई? अगर मैंने कहीं बोला कि करंट सेटअप हुआ, करंट सेटअप हुआ इसका मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की ओर जा रहा होगा तो करंट राइट की ओर बना देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन राइट की ओर जा रहा है तो करंट हम कहां शो करेंगे? लेफ्ट की ओर शो करेंगे। तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है? करंट का डायरेक्शन होता है ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात कर रहे हैं करंट के डायरेक्शन की, तो करंट का डायरेक्शन होता है ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके ऑपोजिट वहां पे हम करंट क्या करेंगे? शो करेंगे। इतनी चीज क्लियर हुई? यस सर। अब मान लो इस क्रॉस सेक्शन को हम देख रहे हैं और इस क्रॉस सेक्शन को हम डेल्टा टी टाइम के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस क्रॉस सेक्शन को हम डेल्टा टी टाइम के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं। तुम लोगों की बुक में टी टाइम दिया होता है, तो टी बेसिकली टाइम इंटरवल होता है। तो हमने क्या किया? कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन लिया और उस क्रॉस सेक्शन को हमने टी टाइम के लिए ऑब्जर्व किया। बताओ टी टाइम के लिए ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर चार्ज पास करेगा कि नहीं पास करेगा? हाँ Yes. मान लो कितना चार्ज पास किया, तो इस डायरेक्शन में डेल्टा क्यू चार्ज पास किया, या फिर कई बार उसको क्यू चार्ज बोलते हैं। हायर क्लास में जाओगे तो डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन तुम लोग 9th-10th की बुक में देखो तुमने क्यू चार्ज लिखता है। तो देखो ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन को हमने टी टाइम के लिए ऑब्जर्व किया और हमें क्यू चार्ज मूव करता हुआ दिखाई दी। तो कितना चार्ज पास किया टी टाइम में? Q by T. क्यू बार अबे कितना चार्ज पास किया? क्यू। Q. करंट की अगर बात करेंगे तो अब तुम करंट को क्या बोलोगे? करंट को तुम बोलोगे चार्ज अपॉन टाइम। और ध्यान ना, ये जो करंट रहता है, तुम लोग की बुक में करंट दिया होता है, लेकिन बेसिकली ये जो करंट रहता है इसको हम एवरेज करंट बोलते हैं। तो जब 12th में पढ़ोगे तो इस करंट को एवरेज करंट नाम दिया जाता है।
क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. Yes, sir. अभी तुम लोग की बुक में केवल करंट दिया होगा, तो करंट का मतलब होता है चार्ज अपॉन टाइम। अच्छा, एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी? तो चार्ज की यूनिट क्या थी? Coulomb per second. कूलम। टाइम क्या था? तो Second. कूलम पर Second. सेकेंड, उसको वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको वहां पे हम Ampere. एम्पियर भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अबे था कि Yes, नहीं sir. था? तो जो हाँ, भी sir. करंट रहती है, करंट की यूनिट वहां पे क्या होती है? एम्पियर होती है वहां पे। यस इतनी चीज क्लियर नहीं क्लियर हुई सबको? Sir, yes. अच्छा, अब ये बताओ, जब फर्स्ट केस की हम बात करते हैं, जैसे इस केस की बात कर रहे हैं, बताओ इस केस में रॉड से कोई करंट पास कर रहा था क्या? नो सर No, नहीं। sir. No, sir. अच्छा, इस केस में अगर हम रॉड को टच करेंगे तो रॉड का टेम्परेचर किसके बराबर रहेगा? रॉड का टेम्परेचर रूम Room टेम्परेचर के temperature. बराबर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. मान लो अगर रूम का टेम्परेचर अभी 15 डिग्री सेल्सियस है, रॉड को हम टच करेंगे तो रॉड उतनी में ठंडी दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी 15 डिग्री पे? Yes. यस लेकिन अब इस केस की बात करें, बताओ यहाँ पे करंट फ्लो Heat कर up रहा है हो कि नहीं फ्लो जाएगा. कर रहा है? थोड़ा सा हीट अप होगा सर, थोड़ा सा। अरे थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा भी हीटअप होती है। तो सर वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ना, अभी रेजिस्टेंस तो पता नहीं है इसमें। क्यों नहीं पता है रेजिस्टेंस? इसमें लिखा क्या है? लिखने से क्या होता है? तो अब सर मैं ये पूछ रहा हूं, जब सेकंड केस में हम रॉड को टच करेंगे तथा रॉड हमें गर्म दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी? Yes, sir. यस सर। तो ये चीज ध्यान रखना है, थ्योरी क्या है, जब भी करंट फ्लो करेगा तो वो हमेशा हीट जनरेट करेगा। आई स्क्वायर आर टी। समझ में? यस। जब भी करंट पास करेगा या जब भी करंट सेटअप होगा किसी सर्किट में, तो वो वहां पे हीट क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो इतनी चीज? तो मैं इसको रब करूं फिर। बोलो रब करो इतना में। यस। Yes, sir. अब फिर से देखो यार, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, जब ये इलेक्ट्रॉन चला तो इसको पाथ में यहां क्या मिला? एक एटम या आयन मिला, उससे वो क्या हो गया? टकरा के इधर चला गया। फिर उसको पाथ में क्या हुआ? फिर उसको पाथ में यहां कहीं एटम मिला, एटम मिला, फिर ये टकरा गया, डिफ्लेक्शन हो गया सर, फिर यहां पे आया, फिर से डिफ्लेक्ट हो गया। फिर टकराया, फिर हो सकता है ये ऐसा चला जाए वहां पे। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है? यस सर। हाँ, यस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ सेटअप हुई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर सेटअप हुई थी कि नहीं सेटअप हुई थी? यस सर। अब जैसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है, ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं चलना स्टार्ट करता है कि तुम डायग्राम में ऐसा शो कर दो कि ये इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर दिया। ऐसी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि पाथ में हमेशा तुम्हें क्या मिलेंगे? आयंस और एटम मिलेंगे। यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन चलता कैसा है? तो ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो ऐसा रैंडमली चल रहा होगा, लेकिन साथ में वो लेफ्ट की ओर जा रहा होगा। ओके। इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरह से रैंडमली चल रहा है और साथ में क्या हो रहा है? लेफ्ट की ओर भी जा रहा है। सर बट लेफ्ट की ओर क्यों जा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ सेटअप हुई थी गधे? हाँ तो सर राइट तो हुआ ना, तो राइट से और अंदर लेफ्ट में। क्या राइट की ओर? अभी इससे पहले जो एग्जांपल लिया था, तो उसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला था? लेफ्ट की ओर चला था या राइट की ओर चला था? हाँ लेफ्ट की ओर, तो ऊपर मैंने बोला इलेक्ट्रॉन जब लेफ्ट की ओर चलेगा तो उसका मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो इस तरह से रैंडमली चलता जाएगा और साथ में लेफ्ट की ओर मूव करता हुआ जाएगा। तो हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन का पाथ रहता है, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ अब ऐसा ना होके कुछ इस तरह से ड्रिफ्ट होता है।
तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से नहीं चल रहा है। देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से चल रहा है तो थर्मल वेलोसिटी के कारण चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन अब लेफ्ट की ओर धीरे से चलना स्टार्ट करता है और उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ध्यान रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आती है और थर्मल वेलोसिटी किसके कारण आती है? टेम्परेचर के कारण आती है। इतनी चीज क्लियर हुई? यस सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर बहुत स्मॉल होता है, ये होती है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। थर्मल वेलोसिटी किसके बराबर थी? 10⁻⁶ इन्हें थर्मल वेलोसिटी अगर कंसीडर करोगे तो 1 सेकंड में तो 1000 किलोमीटर चलता है वो, यही था ना? यस सर। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना चलेगा? 1 सेकंड में कितना ड्रिफ्ट करेगा? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर ना? हाँ यस सर। अच्छा, इस मोशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि तुम ऐसा समझो कि मान लो एक कंटेनर है हमारे पास और कंटेनर में गैस भरी हुई है। अब बताओ, कंटेनर में अगर गैस भरी हुई है तो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं कि नहीं? हाँ अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल इस तरह से रैंडमली चल रहे होंगे? नहीं चल रहे होंगे? ये मॉलिक्यूल यहां जा रहा होगा, फिर यहां जा रहा होगा, फिर यहां जा रहा होगा, फिर यहां, फिर यहां। तो इस तरह से मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है कंटेनर में? हाँ अच्छा, मैं अगर तुमसे पूछूं कि मॉलिक्यूल का डायरेक्शन क्या है, तुम कुछ बोल पाओगे क्या? नहीं नो सर। नहीं। अब इमेजिन करो कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हमने ट्रॉली पे लाके प्लेस कर दिया और साथ में ट्रॉली को हमने धीरे धीरे लेफ्ट की ओर चलाना स्टार्ट कर दिया। तो बताओ, अब ये मॉलिक्यूल का दो तरह के मोशन है कि नहीं? एक तो ये मॉलिक्यूल रैंडमली चल रहा है, किसके कारण? टेम्परेचर के कारण, अपनी इंटरनल एनर्जी के कारण चल रहा है। और साथ में जब ये कंटेनर लेफ्ट की ओर चलना स्टार्ट करेगा तो हम ये बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे कहां चल रहा है? लेफ्ट की ओर ड्रिफ्ट कर रहा है कि नहीं ड्रिफ्ट कर रहा है? यस सर। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ इस तरह से होता है। इलेक्ट्रॉन रैंडमली चल रहा है और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो धीरे धीरे कहां मूव कर रहा है? लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है। अब ये धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए हम इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब समझ में है? यस सर। भाई, पहले पाथ इलेक्ट्रॉन का ऐसा था, लेकिन जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, जिसके कारण ये पाथ चेंज होके कुछ ऐसा चेंज हो गया। तो बेसिकली ये इसकी ड्रिफ्ट हुई कि नहीं ड्रिफ्ट हुई? यस सर। यस। इतनी चीज क्लियर हुई? अच्छा, अब देखो, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा था रैंडमली, तो बताओ ये एटम या आयन से टकरा रहा था कि नहीं टकरा रहा था? यस हाँ लेकिन जब वो टकरा रहा था तो वो अपनी कोई एनर्जी लूज कर रहा था क्या? नहीं। नहीं कि देखो, अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, टकरा रहा है, और ये एनर्जी अगर लूज करता तो एनर्जी किसको मिलती? एनर्जी एटम को मिलती। एनर्जी एटम को मिलती तो एटम गर्म होता कि नहीं गर्म होता? और एटम अगर गर्म होता तो रॉड हमारी गर्म होती कि नहीं गर्म होती? हाँ यस सर। रॉड कब गर्म हुई? जब रॉड से करंट पास किया। इसका मतलब है कि रॉड गर्म तभी होगी जब उससे क्या होगा? करंट पास करना स्टार्ट किया होगा। इससे पहले रॉड गर्म हुई थी क्या? नहीं। नहीं। इसका मतलब है कि इससे पहले जब भी इलेक्ट्रॉन टकरा रहा था वो अपनी एनर्जी लूज नहीं कर रहा था। समझ में? इससे पहले अगर इलेक्ट्रॉन एटम से टकराया 100 जूल की एनर्जी लेके, तो वो 100 जूल की एनर्जी लेके रिबाउंड कर गया, किसी दूसरे डायरेक्शन में चला गया, उसने कुछ भी एनर्जी एटम को नहीं दी। लेकिन होता क्या है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या बैटरी अप्लाई करते हैं, तो बैटरी के कारण अब क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा स्पीड मिलती है। इलेक्ट्रॉन के पास पहले से स्पीड थी कि नहीं थी? यस सर। यस सर। वो थर्मल स्पीड थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी साथ में क्या करी? एक्स्ट्रा स्पीड दी।
अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ने अगर स्पीड दी तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ एनर्जी भी दी कि नहीं दी उस इलेक्ट्रॉन को? यस यस अब ये एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है, लेकिन पाथ में उसको एटम मिलता है, और जैसे ही एटम मिलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसको जितनी भी एनर्जी मिलती है वो एटम को दे देता है। समझे? फिर से वो इलेक्ट्रॉन अपनी थर्मल स्पीड से चलना स्टार्ट करता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसको एनर्जी मिलती है, फिर वो टकराता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी एनर्जी मिली वो एटम को देते जाए। अब बताओ, यहां पे इलेक्ट्रॉन अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एनर्जी मिली है वो एटम को ट्रांसफर करते जा रहा है कि नहीं जाते करते जा रहा है कोलिजन के टाइम पे? यस Yes, sir. और अब ये ट्रांसफर करेगा तो ये जो एटम या आयन है ये अब हीटअप होंगे कि नहीं हीटअप होंगे? Yes, sir. और इसीलिए कुछ टाइम बाद कंडक्टर हमें क्या होता है, गर्म दिखाई देने लगता है वहां पे। यस इतनी चीज समझ में आई नहीं समझ में आई? हाँ यस सर। अब Excuse me, sir. हाँ बोलो। ऐसा कोई पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन के लिए जहाँ उसकी एकदम एनर्जी पूरी जीरो हो जाती है? क्या हो गया? ऐसा कोई point जीरो क्यों आता है आएगी? electron- थर्मल, अरे रूम टेम्परेचर तो बना हुआ है ना, Yes, sir. रूम टेम्परेचर बना हुआ है, तो रूम टेम्परेचर बना होगा तो फिर क्या होगा? एनर्जी वापस से नहीं होती है। एनर्जी उसके पास नहीं रहेगी, थर्मल के कारण कोई चेंज नहीं आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी एनर्जी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन टकराएगा और एटम को लूज कर देगा। एटम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा क्योंकि एटम को एनर्जी मिल रही है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब करंट डेवलप होता है या जब करंट पास करता है तो कंडक्टर वहां पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करने लगता है। इतनी चीज समझ में आई? यस अब ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। भाई टकरा रहा है, अगर देखो ये एनर्जी लूज नहीं करता अगर पाथ में एटम नहीं होते तो। यस भाई पाथ में एटम थे, टकराया तो उसने एनर्जी लूज करी? हाँ यस तो एक Yes. तरह से ये जो एटम या आयन है वो उसके मोशन को अपोज कर रहे हैं कि नहीं अपोज कर रहे हैं? कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। यस चलो अब नेक्स्ट टर्म हेडिंग डालो वहां पे, रेजिस्टेंस। सर अगर हमने कंडक्टर का टेम्परेचर कम किया होता तो फिर रैंडमनेस खत्म होने लगती। अब आगे पढ़ोगे हायर स्टडीज में तो सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं। सर वो हाँ थर्मल वेलोसिटी जो थी वो 10⁻⁶ थी, और फिर हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस पे उसको वेलोसिटी देती है, तो हाँ। फिर वो ऐड होके बढ़ती क्यों नहीं है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻³ क्यों रहती है? 10⁻⁻। अबे -3। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वेलोसिटी आई वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगी, ये वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में है थर्मल को। यस सर, ओके तो भाई दो वेक्टर रहेंगे, दोनों वेक्टर को हम ऐड कर देंगे वहां पे। ओके सर। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? अब चेक करो, इंटरनेट है? हाँ नहीं है तो 11th की बुक पकड़ो, उसमें मिल जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हमने करना क्या है, अभी तो हमने कुछ कैलकुलेशन करने नहीं, कुछ करने हैं क्या? नहीं। बस लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को हम क्या डिफाइन करते हैं, तो लिखो वहां पे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। रेजिस्टेंस को लिखो वहां पे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस by virtue of which it opposes, by virtue of which it opposes the flow of current, by virtue of which it opposes the flow of current through it is termed as electric resistance. अब जब हम क्लास 12th में जाते हैं तो उसके फॉर्मूले को भी डिराइव करते हैं कि कैसे आता है। तो अभी डेरिवेशन हमें नहीं लेना है, अभी हमें क्या लेना है कि मान लो यहां पे एक कंडक्टर है,
और मान लो कंडक्टर से करंट ऐसा पास कर, तो बताओ यहां पे अगर कोई क्रॉस सेक्शन लेंगे तो इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो कर रहा है कि नहीं फ्लो कर रहा है? कर रहा है। और बेसिकली पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। अच्छा, अब ये जो क्रॉस सेक्शन हमने लिया इसका एरिया कुछ होगा कि नहीं होगा? तो इसका एरिया ए है, इसकी लेंथ हमने ली एल। अब ये वायर किसी मटेरियल का बना होगा, हो सकता है ये वायर लोहे का, हो सकता है वायर कॉपर का, हो सकता है वायर एल्यूमिनियम का। तो वायर किस मटेरियल का बना है उस पर डिपेंड करती है एक टर्म, और उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी रो। तो रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रो वहां पे रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिविटी। हम लोग क्या बोलते हैं, इस वायर का जो रेजिस्टेंस आएगा उसका फॉर्मूला होगा रो एल बाय ए। अब कैसे आएगा ये फॉर्मूला तो हम लोग डिराइव करते हैं क्लास 12th में। तो अभी तुम्हें डेरिवेशन से मतलब नहीं, अभी तुम्हें केवल क्या ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो किसको अपोज करता है? जो करंट के फ्लो को क्या करता है? अपोज कर। कि बात में बोलो सर रो क्या है? रो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ओके। अब रो का भी फॉर्मूला होता है। अच्छा ये तो मुझे, मैंने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो वो टकरा रहा है। अभी जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है टकरा रहा है, तो क्या उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अपोज कर रहा है कि नहीं अपोज कर रहा है कोई? यस सर। अब तुम ये बताओ, हमने एक रॉड ली कॉपर की 1 मीटर लेंथ की, हमने एक रॉड एल्यूमिनियम की ली 1 मीटर की, दोनों से हमने इलेक्ट्रॉन को पास कराया। ये इलेक्ट्रॉन कितने एटम से टकराएगा ये किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे हाँ, उसके अंदर एटॉमिक मास। ये डिपेंड नहीं, ये डिपेंड करेगा कि मान लो हमने लोहे का एक टुकड़ा लिया तो उसके यूनिट एरिया में कितने पार्टिकल प्रेजेंट। यस एक क्रॉस Atomic सेक्शन की- के एटम पे हाँ, क्या? एरिया एक क्रॉस सेक्शन में कितने एटम्स होंगे? अभी क्रॉस सेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं सिंपली बोल रहा हूँ लेंथ की बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन 1 मीटर लेंथ चलता है कॉपर के अंदर, और वही इलेक्ट्रॉन 1 मीटर लेंथ चलता है एल्यूमिनियम के अंदर। तो जब ये एल्यूमिनियम से पास करेगा तो कुछ एटम से टकराएगा, जब ये कॉपर में चलेगा तो कॉपर में भी कुछ एटम से टकराएगा। अब ये कितने एटम से टकराएगा ये तो मटेरियल पर डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा यूनिट एरिया में कितने एटम प्रेजेंट है। यस सर। तो इसका मतलब है कि ये मटेरियल पे डिपेंडेंट है कि नहीं है रेजिस्टेंस? यस। हो सकता है, देखो हो सकता है कॉपर में 200 इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, हो सकता है एल्यूमिनियम में 400 कॉपर में हो सकता है वो 200 एटम से टकरा जाए, हो सकता है एल्यूमिनियम में वो 400 एटम से टकरा जाए। यस सर। तो जो रो होती है रेजिस्टिविटी, और यहां पे ध्यान रखना जो रेजिस्टिविटी है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। समझ में? रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे। कॉपर की रॉड लेंगे तो रो अलग होगा, एल्यूमिनियम की रॉड लेंगे तो रो अलग होगा, स्टील की रॉड लेंगे तो उसका रो अलग होगा। अच्छा, अब जब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे रो एल बाय ए, तो ध्यान रखना है एल कौन सी लेंथ लेनी है? एल वो लेंथ लेनी है जिसके अलोंग करंट फ्लो कर रहा है। समझ में? कौन सा एरिया लेना है? एरिया वो लेना है जो परपेंडिकुलर है करंट पे। बोलो, इतनी चीज में किसी को डाउट है क्या? मैंने बोला नहीं, वायर का रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए। रो क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। लेकिन एल कौन सी लेंथ लेनी है? एल वो लेंथ लेनी है जिसके अलोंग करंट चल रहा है। और ए कौन सा एरिया लेना है?
ए वो एरिया लेना है जिसपे करंट या चार्ज कैसा है, परपेंडिकुलर है। सर परपेंडिकुलर मतलब उसके मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा सीधा वहां से निकल रहा है ना? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, तुम बताओ। नहीं, मतलब वो वैसा नहीं, मतलब ये कह रहा हूँ कि वही लेंथ फॉलो करनी है जो उसकी प्रीवियस वाले की है, वही ना? मैं नहीं समझा तू क्या बोल रहा है। मैं तो अच्छा, सिंपली बोला कि ये मेरा हाथ है, इस हाथ पे ये पेन कैसा है, परपेंडिकुलर। बस। तो हमें कौन सा एरिया लेना है, परपेंडिकुलर। मैं बोल रहा हूँ पेन ऐसे जा रहा है और मैंने एरिया ऐसे ले लिया, तो ये परपेंडिकुलर है क्या ये मेरा नहीं हाथ? सर, नहीं तो ये मुझे पूछा कौन सर। सा एरिया लेना है, मुझे ये एरिया लेना है। ओके। समझ में? सर हाँ, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? अगर एसआई सिस्टम की बात करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। ओ ओम। यही था कि नहीं था? हाँ हम्म। यस सर। और एक टर्म होती है जिसको तुम ध्यान रखना, सिग्मा। सिग्मा होती है 1/रो। रो रेजिस्टिविटी होती है और सिग्मा को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछ लेता है कई बार कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में रिलेशन क्या है। तो जो भी कंडक्टिविटी होगी वो यहाँ पे क्या होगी, 1/रेजिस्टिविटी होगी। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? सर अगर कंडक्टर इरेगुलर का शेप का हो तो एरिया कैसे निकालेंगे उसका? एरिया में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो डिपेंड कर रहा है। नहीं, मतलब अगर सर स्फेरिकल लिया हमने, कंडक्टर एक स्फेरिकल बॉल है, तो अब कैसे करेंगे? फिर प्रोजेक्टेड एरिया निकालेंगे, और वो 12th में देखोगे तुम। ओके। ओके। भाई अभी तो हमने जो केस लिया है वहां पे एरिया हमने थ्रू आउट सेम मान लिया। अब जैसे देखो एक एग्जांपल लो जरा। एग्जांपल में क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक क्यूबॉइड है। यहाँ पे एक क्यूबॉइड है और इसके यहाँ पे हम कुछ फेसेस शो कर रहे हैं। एक तो ये वाला फेस होगा कि नहीं होगा, ये सामने का फेस है ना। फिर देखोगे एक फेस तुम्हारा ऐसा आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। बैकवर्ड। फिर देखोगे एक तुम्हारा कुछ ऐसा शो कर। तो टोटल 6 फेस होंगे, सबका ऑपोजिट फेस बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ। अब ये जो है ना, इसकी लेंथ को बोलो ए, विड्थ को बोलो बी, हाइट को बोलो सी। तो ए बी सी ये क्या हो गए, ए बी सी इस क्यूबॉइड के डायमेंशन हो गए, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। अब यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है 1 1, ये 1, और इसके नीचे जो प्लेन आएगा वहां पे 1 1। फिर यहां पे एक लाइन खींची जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इसको बोला 2 2। समझ रहा है, 1 1 1 1 ऐसा परपेंडिकुलर, 2 2 ऐसा परपेंडिकुलर, और इस डायरेक्शन में 3 3। एक इधर शो कर दो और एक पीछे जाएगा। डायग्राम क्लियर है, क्लियर हो सबको? यस। यस अच्छा, सर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में कि हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है 1 1 के अक्रॉस। अब देखो जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि रेजिस्टेंस 1 1 के अक्रॉस लो, इसका मतलब कि 1 1 के अक्रॉस हमें करंट चलाना है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेजिस्टेंस 2 2 के अक्रॉस कैलकुलेट करो, इसका मतलब है कि 2 2 डायरेक्शन में करंट चलाना है।
अगर मैं बोल रहा हूं कि रेजिस्टेंस 3 के अलोंग देखना है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 के अराउंड हमें करंट जो के along रहेगा चलाना। वो 3 के अलोंग चलाना है। अब तुम ये बताओ, जब मैं 1 के अलोंग चलाऊंगा तो कौन सा एरिया परपेंडिकुलर होगा? देखो मटेरियल की रेजिस्टिविटी तो रो। अच्छा अब ये बताओ 1 के अलोंग जब करंट चलेगा तो करंट कितनी लेंथ को पास करेगा? सी कितने AB। एरिया में परपेंडिकुलर रहेगा? A। ए इंटू बी। अबे जो एरिया परपेंडिकुलर रहेगा करंट के, वो ए इंटू बी होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। चलो अब ये बताओ 2 के अक्रॉस मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब तुम देख के बताओ क्या होगा 2 के अक्रॉस। रो ए बाय बी सी। यस सर। 2 के अक्रॉस जब चलेगा तो लेंथ कितनी मिलेगी? ए कौन सा एरिया परपेंडिकुलर होगा? BC। BC। लास्ट बचा, अच्छा 3 के अक्रॉस चलेगा तो लेंथ हमें बी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस सर। यस। कौन सा परपेंडिकुलर होगा एरिया? AC। AC। तो इस तरह के क्वेश्चन, अब वो तो 12th में तो खैर आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो बहुत सिंपल सा है, जहां पे एरिया क्या है, कांस्टेंट है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। हाँ वेरिएबल होगा। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं 1 के क्रॉस, 2 के क्रॉस और 3 के क्रॉस। लिखा इतना? यस सर। यस सर। अच्छा लिखो, इसमें क्वेश्चन लिखो तब मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। इतना रब करूं मैं? हाँ जी। सर एक मिनट। यस सर। लिखो रहा इतना। एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है एक्चुअली। रुको देखते हैं कहीं पे। अगर मिल गया तो जो बुक है ना मेरे पास में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन है आईआईटी में, और वो क्वेश्चन क्या इसी पे बेस्ड है। इस तरह से दिया हुआ ऐसा पूछता है कि रेजिस्टेंस कितना है। मेरे पास जो बुक है इसमें तो नहीं है, लेकिन ये 2001 या 2 का एक क्वेश्चन है आईआईटी का, जिसमें केवल पूछता है कि रेजिस्टेंस जो है वो किस फैक्ट यानी किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन है वहां पे। उनको अगर दिख गया तो अगर किसी के पास बुक होगी ना, मान लो कोई है ब्रदर सिस्टर जो पढ़ाई कर रहा है, देखना अगर होगी ना, अगर होगा ना देखना, उसमें 2001 2002 में क्वेश्चन है, उसमें एक रेक्टेंगुलर बार टाइप की दी है और उसमें 4 ऑप्शन दिए, उसमें पूछता है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो उसमें लॉजिक यही यूज करना था कि एरिया हमें कौन सा लेना है और लेंथ कौन सी लेनी है। ठीक है, अगले टर्म पे देखेंगे, अगर मिलेगा तो क्वेश्चन करा दूंगा मैं। रब करो इतना मैं। यस सर। अच्छा अब जो फॉर्मूला हमारा निकल के है रेजिस्टेंस का, वो क्या निकल के है? वो निकल के है रो एल बाय L upon। अच्छा अब ये रिजल्ट क्या बता रहा है? ये रिजल्ट बता रहा है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पे। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा अब बताओ, लेंथ अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। इतना इतना तो मैथ्स में पढ़ा है ना, डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा। यस। तो बताओ लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसका मतलब हीट ज्यादा लिबरेट होगी। यस। होगी। यस सर।
अच्छा, दूसरा हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी रो पे। रो वहां पे किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी। मटेरियल मटेरियल। अब एक्चुअली क्या होता है, ये जो रो वाला टर्म है ना, इसी को आगे जब तुम जाओगे ना हायर क्लास में, तो उसको ऐसा भी बोल देता है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसको ऐसा बोलता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ करता है। अब ये टाउ कहां से आता है? वो फॉर्मूले से आता है। और टाउ एक्चुअली एक फॉर्मूला बनता है जहां पे वो सब कांस्टेंट रहते हैं मटेरियल के, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जो टाउ रहता है इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है दो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला, फिर उसको पाथ में क्या मिल गया, फिर यहां पे एक पाथ में एटम मिला, तो ऐसा चला कि नहीं चला स्ट्रेट लाइन के अलावा, फिर टकराया, फिर ये ऐसा गया। तो जब ये टकराता नहीं तब तक तो ये स्ट्रेट लाइन के अलावा चलता ही नहीं चलता है। तो अब बताओ यहां पे अगर टाउ अगर टाइम पीरियड, इसका मतलब क्या हुआ? टाइम कम होगा तो क्या होगा? आर बढ़ेगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसका मतलब कोलिजन ज्यादा होंगे ना, वहां पे पाथ में ज्यादा हमें मिल रहे होंगे पार्टिकल। यस सर। अच्छा, अब एक चीज और भी होती है, रेजिस्टेंस जो रहता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n होता है। अब n क्या होता है? n होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सर बट वो नोट नहीं लिखे। बोलो क्या बोल रहे हैं? सर अगर पार्टिकल्स ज्यादा रहेंगे तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा ना। भाई पार्टिकल ज्यादा होंगे तो कोलिजन भी ज्यादा होगा वहां पे। पर सर पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा होगा? पार्टिकल क्या? अबे n का मतलब होता है, n बेसिकली होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मान लो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहे होंगे तो एटम भी कितने होंगे वहां पे? सो अप्रोक्सीमेटली हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन बना रहा है वहां पे। तो भाई अगर n वहां पे बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मान लो यूनिट वॉल्यूम में अगर 100 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो 100 एटम होंगे कि नहीं होंगे? तो वहां पे कोलिजन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और वहां पे कोलिजन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? यस सर तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? ये फॉर्मूला होता है, डिराइव किया जाता है। ये तो मैंने केवल लिखवा दिया कि अगर ध्यान रखना है ये चीज, अगर कहीं पे लिखना हो तो, कि जो रेजिस्टेंस, देखो हमने बोला ना कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? रो पे। लेकिन बेसिकली जो रो होता है ना, रो में रिलैक्सेशन टाइम भी आता है, रो में एन भी आता है, तो ये सब चीजें रो से रिलेटेड है एक्चुअली। सर आपने एन को क्या डिफाइन किया था? एन वहां पे डिफाइन किया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके सर। वैसे तुम लोग क्या बोलते हो, देखो तुम लोग जो 10th में पढ़ते हो केवल इतना पढ़ते हो कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी रो है, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यही रहता ही नहीं रहता? यस सर। यस। एरिया बढ़ा दोगे तो क्या होगा? अबे एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा या नहीं घटेगा? घटेगा। घटेगा। यस सर घटेगा। अब देखा है जनरली क्या होता है, जो पावर प्लांट होता है वहां पे तो हम क्या करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, फिर वहां से वहां जो जहां पावर जनरेट किया जाता है वहां पे ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, और वहां पे जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो एक होता है स्टेप अप,
और जो स्टेप अप रहता है वो वोल्टेज को बढ़ाता है। तो जो पावर प्लांट होता है वहां से हाई पोटेंशियल पे करंट को भेजा जाता है। अच्छा अब बताओ, जो वायर हम लोग यूज करते हैं उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती नहीं होती है, जो लाइंस आती होंगी वहां से, यस उनको हम हाई टेंशन लाइन बोलते ही नहीं बोलते? यस सर। तो जो हाई टेंशन लाइन होती है तो देखो उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, और कभी ऑब्जर्व करना, वो वायर बहुत थिक भी होते ही नहीं होते, रस्सी से मोटे होते हैं। यस सर। यस तो उनको थिकनेस क्यों ज्यादा रखी जाती है? एरिया ज्यादा कम हो तो जाए। resistance कम एरिया होगा। बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो हीट भी क्या होगी? कम। इसका मतलब है कि एनर्जी का लॉस कम होगा कि नहीं होगा? यस हाँ सर। तो अभी तुम लोग को इतने डिटेल में नहीं जाना है बस, लेकिन तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है। तुम लोग जो 10th 9 10 में पढ़ते हो के लिए ही पढ़ते हो कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, और तीसरा डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस किस पे? एरिया पे। यही पढ़ते नहीं पढ़ते हो? अच्छा बच्चे बताओ मुझे, मैंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस जब रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, किस पे? तो मैंने क्या बोला, रो में बहुत सारी टर्म आती है। रो का मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम भी आता है। उसमें साथ में वहां पे क्या होता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? स्ट्रेस आता है क्या क्या? उस पे? मटेरियल प्रॉपर्टी में स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आती है क्या? नहीं। तो तो क्या? तो मतलब फिर उस केस में और क्या क्या आ सकते हैं? और क्या क्या सकता है, 12th में जाके पढ़ोगे, ठीक है। फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो वहां पता चल जाता है कि भाई ये पे डिपेंड करता है। अब ये बताओ तुम मुझे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, समझ में ना है? अब मैं बोल रहा हूं कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करा रहे हैं। किसका टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हैं? एक्सटर्नल। कंडक्टर में हमने टेम्परेचर बाहर से बढ़ाया। जैसे मान लो रॉड पहले 30 डिग्री पे थी रूम पे, अब हमने 100 डिग्री का टेम्परेचर कर दिया, तो क्या होगा? तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। अब बताओ, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या चीज बढ़ने लगेगी? रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। रेजिस्टेंस। अबे रेजिस्टेंस। नहीं नहीं, सुनो देखो, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टाइम पीरियड पे, दो कोलिजन के बीच का। अब बताओ, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दो कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड घटने लगेगा नहीं घटने लगेगा? यस सर। अबे टाउ क्या है? टाउ वहां पे दो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल। तो बताओ, अगर तुम, मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होता है। तो बताओ, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो कोलिजन कम टाइम में होगा कि नहीं होगा? यस। और कोलिजन अगर टाइम कम हो गया तो रेजिस्टेंस वहां पे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो ये चीज ध्यान रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। और उसका जो फॉर्मूला दिया जाता है वो दिया जाता है R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सर रो हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है ना? कैसे हर मटेरियल कांस्टेंट होगा? अभी तो समझाया। कॉपर लिया तो कॉपर में मान लो 100 एटम होंगे यूनिट वॉल्यूम में, तो एल्यूमिनियम में भी उतने होंगे क्या? नहीं सर, मतलब कॉपर नो। के लिए हर बार कॉपर के लिए सेम ही हर बार रहेगा। अगर कॉपर की तुमने 4 रॉड ली तो चारों के लिए रो सेम रहेगा। और सर अल्फा क्या है इसमें? अल्फा वहां पे होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, होता है वहां पे टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है एक्चुअली। सर तो फिर R0 क्या होता है? देखो, R0 तो क्या हो गया? इनिशियल रेजिस्टेंस। R0 क्या है? R0 है इनिशियल रेजिस्टेंस।
आर क्या होता है? आर होता है फाइनल रेजिस्टेंस। इन्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। मान लो कई क्वेश्चन ने पूछ लिया एग्जाम में कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो हमें बोलना है आंसर हाँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ता है। तो फॉर्मूला होता है आर नॉट, अगर पहले का रेजिस्टेंस था तो आर फाइनल रेजिस्टेंस होगा, डेल्टा टी वहां पे क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर होता है। और अल्फा जो रहता है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये ऐसा लिख लो, अल्फा जो रहता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। न्यूमेरिकल नहीं आते, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और फॉर्मूला बनेगा आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सर बोलो। सर आपने कुछ देर पहले एक एग्जांपल दिया था वो स्टेप अप का, तो वो कैपेसिटर वो सेम रहता है क्या? कैपेसिटर एपिसिटर नहीं होता है, वहां पे ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर की वर्किंग अलग होती है। वहां पे स्टेप अप लिया जाता है। इस स्टेप अप से हम क्या करते हैं? हाई वोल्टेज पे उसको हम क्या करते हैं? करंट को सप्लाई करते हैं या पावर को सप्लाई करते हैं। Yes. और जब सिटी में आता है तो वहां पे एक और ट्रांसफार्मर लगता है, वो स्टेप डाउन होता है। और जो स्टेप डाउन रहता है वो हाई वोल्टेज को हम जो यूज करते हैं, कितना होता है? एक डोमेस्टिक 220 वोल्ट होता है। 20 वोल्ट। तो वो ट्रांसफार्मर जो रहता है वो 220 पे उसको रिड्यूस करता है। ओके सर। अभी तो हम बोलते हैं कि हाई टेंशन लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए। यस सर। हम्म सर मर्क्यूरी भी कंडक्ट करता है ना इलेक्ट्रिसिटी? नहीं मालूम मुझे, मैं नहीं पढ़ी इतनी केमिस्ट्री। नहीं अब तुमने पढ़ी है तो लिक्विड स्टेट में भी रेजिस्टेंस होता है क्या? मैं ये जस्ट पूछ रहा था। ये तो पढ़ना पड़ेगा अपने को बुक से। अब कभी तुक्का कौन मार सकते हैं? तुमने पूछा, मैंने बोल दिया हाँ। लॉजिक देखो उसका। सर क्योंकि वो कंडक्ट करता है लेकिन रेजिस्टेंस भी रखता होगा ना, तो जस्ट पूछना था कि वो तो लिक्विड स्टेट में है, फिर कैसे कंडक्ट कर पा रहा है? क्या? तो वाटर से नहीं पास करता है क्या करंट? नहीं, पास करता है लेकिन मतलब ये मेटल के बराबर का रखता है ना, तो जस्ट वो पूछना था कि मर्क्यूरी कैसे रख पाता है। कैसे रख पाता है? पढ़ो और क्या, बहुत सारी बुकें हैं, ज्ञान लो और क्या। ज्ञान की कमी कौन है? हाँ? दुनिया में ज्ञान इतना ही, कभी तुम खत्म ही नहीं कर पाओगे अपना ज्ञान तो। यस सर। सर रेजिस्टेंस तो हर एक का होगा क्योंकि हमें तो सिर्फ लेंथ और एरिया चाहिए। हाँ, अभी तुम लोग बहुत वैसे ब्रॉड टर्म पकड़ते हैं कि लेंथ, एरिया, रो, लेकिन जब आगे जाते हैं 12th में तो हम देखते हैं कि रो का मतलब क्या होता है। तो फिर वहां पर रिलैक्सेशन टाइम एन इन सब की बात करते हैं। फिर वहां से हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस इन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। सर हाँ बोलो, क्या बोल रहे तुम? आपने जो बोला था रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, हाँ। तो इसका मतलब अगर जैसे ज्यादा अरे तुम बताओ, एक चीज बताओ, एक कमरे में सेम कमरा है, डायमेंशन सेम है, 2 कमरे हैं। एक कमरे में 100 लोगों की गैदरिंग है और एक कमरे में 10 लोगों की गैदरिंग है। अब बताओ, 10 गैदरिंग वाले कमरे में अगर हम चलेंगे तो हम कम टकराएंगे, और 100 गैदरिंग वाले में चलेंगे ज्यादा टकराएंगे नहीं? जब टकराएंगे यस तो एन जब ज्यादा होगा तो हम टकराएंगे ज्यादा कि नहीं टकराएंगे? यस और टकराएंगे तो एनर्जी लूज करेंगे। तो रेजिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ? हो। ओके यस यस। इसलिए हम बोलते हैं कि आर जो रहता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। लिखो, अब एक क्वेश्चन लिखो रहा, करके देखो यार। यस सर। लिखो वहां पे, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। अच्छा एक चीज और लिख लेना, रेजिस्टेंस का सिंबल, ये सिंबल रेजिस्टेंस का होता है। ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये केवल सिंबल है। हाँ
ये तुम सोचो कि रेजिस्टेंस ऐसा होता है, रेजिस्टेंस का मतलब एक वायर ही है, ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है केवल। यस सर। भाई हर मटेरियल का रेजिस्टेंस है, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं वहां पे। तो लिखो क्वेश्चन में यहाँ पे, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, if a wire is stretched to double its length, find the new resistance. Find the new resistance if original resistance of the wire was capital R. कैपिटल 2R। कैपिटल 2R। कैपिटल यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे एक वायर है, ये एक वायर, इस वायर की लेंथ L, इस वायर का रेजिस्टेंस R, और ये जो वायर है ना, इस वायर का यहां पे एरिया। अच्छा, एरिया का मतलब क्या हो गया, एरिया का मतलब बेसिकली रेडियस हो गया कि नहीं हो गया। तो यस सर। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर मैंने लिखा है रेडियस। अच्छा, अब इस वायर का रेजिस्टेंस अगर आर है तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, रो एल, एरिया कौन सा लिया जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। यस भाई सर्कल लोगे ना, ये एरिया लेना है तुम्हें, तो ये एरिया पाई आर स्क्वायर है कि नहीं है। अब बताओ, इस वायर को हम खींच रहे हैं, बताओ वायर को खींचोगे तो एरिया वही रहेगा क्या, कम हो चेंज जाएगा। नहीं। अब इसकी लेंथ क्या हो गई, इसकी लेंथ तो हमने डबल कर दी। अच्छा, मटेरियल कोई चेंज हुआ क्या, नो सर। नो लेकिन इसका रेडियस चेंज हो गया। तो अब तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे ये जो क्रॉस सेक्शन बना यहाँ पे, उसका रेडियस बन गया यहाँ पे आर डैश। अब मैं अगर पूछता हूं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर डैश, मान लो इस वायर का रेजिस्टेंस आर डैश है, तो आर डैश का फॉर्मूला क्या होगा, मटेरियल तो चेंज हुआ नहीं, रो लेंथ हो गई 2L, एरिया बताओ वहां पे पाई आर डैश स्क्वायर है कि नहीं, इसको बोलो इक्वेशन 2। यस सर। अच्छा, जब हम वायर को खींचेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा क्या, नो सर। ये तो सॉलिड है ना। यस तो जब भी हम खींचेंगे तो हमें प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है कि जो वॉल्यूम रहेगा वो तो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। अब बताओ पहले वॉल्यूम क्या था, पहले वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर इंटू एल, बाद में वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर डैश स्क्वायर इंटू 2L 2L। अब पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, एल से एल कैंसिल आउट होगा, आर डैश की वैल्यू आर बाय रूट 2 के बराबर होगी कि नहीं होगी, यस। आर डैश आर बाय रूट 2। अब पुट करो, आर डैश हो गया रो इंटू 2L अपॉन पाई। अब ये जो आर डैश है इसकी वैल्यू यहां पुट करो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर रूट 2 का 2 ऊपर चला गया कि नहीं चला गया। अब रेजिस्टेंस क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया 4 रो एल अपॉन, और हमें मालूम है कि रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर वो आर के बराबर है कि नहीं है, तो इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 4R हो जाएगा। तो जब भी हम किसी वायर की लेंथ को खींच के डबल करेंगे तो ध्यान रखना रेजिस्टेंस डबल नहीं होता, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता है। और ये तुम लोग क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है 9th 10th में। तो हमें केवल ये ध्यान रखना है, वायर को खींचें या वायर को कंप्रेस करें, दोनों ही केस में लेंथ चेंज होगी तो उसका एरिया भी चेंज होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका है कि उसके वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। यस सर।
आ गया नहीं इतना समझ में? यस सर। चलो अब यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगली क्लास में जो रहेगी ना, तो अगली क्लास में अपन बात करेंगे किरचॉफ लॉ की। किरचॉफ लॉ की बात करेंगे, साथ में सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट। तो अभी मॉड्यूल के कौन से क्वेश्चन? अब स्टार्टिंग के देख लो, जो थ्योरी से जो रिलेटेड है भाई, रेजिस्टेंस क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे मॉड्यूल में तुम लोगों के, कि लेंथ को डबल कर दिया तो क्या होगा, लेंथ को हाफ कर दिया तो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो रेजिस्टेंस के क्वेश्चन हैं उनको करके देखो। अगली क्लास में अपन लोग स्टार्ट करेंगे वहां पे क्या, किरचॉफ लॉ, सीरीज अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यस। यस सर। ठीक है, तो इतना पढ़ के देखो तुम लोग। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दो। मैं करता हूँ सेंड। बाय Thank सर, you, sir. थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। चलो।